हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडिनूक। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं से भी आप अगर कोई भी बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, यहाँ तक कि 2 मार्कर 3 मार्कर्स भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन से उठाकर दिए गए हैं। तो इन सीरीज में हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे इन द इजीएस्ट वे एंड शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। तो हम लाइव प्रोसेसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया है। बट फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम एनसीईआरटी है वो मिनिमम वीडियोस में कवर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक न्यूट्रिशन से। तो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग है, और अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट लाइन देखोगे या फर्स्ट पैराग्राफ देखोगे एनसीईआरटी का, तो वहां एक बात करी गई है कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वहां पर ये बात हुई है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट ये एक क्राइटेरिया है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो अगेन ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस है ना, कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, लेकिन ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है विच इज वेरी एसेंशियल जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करेगा। तो वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। एंड सिंस all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time। क्योंकि बहुत इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोई सिंगल सेल है, कोई मल्टी सेल्यूलर है, कोई कैसा है। लेकिन क्योंकि सारे लिविंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से तो जरूर बने हुए हैं, और क्योंकि मॉलिक्यूल सारे टाइम मूव करते हैं, तो वो हमारा एसेंशियल क्राइटेरिया बन गया फॉर लिविंग। तो अगेन हमने एक एमसीक्यू कवर कर लिया है कि विच इज द मोस्ट एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब हम बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की। सिंगल एनसीईआरटी सेज कि इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड। वो कह रहे हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन चाहिए ही नहीं। हमें नोज, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए फूड ऑब्टेन करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए या वेस्ट रिमूव करने के लिए। बट अगेन ऐसा क्वेश्चन, वाई, रीजन क्या है कि क्यों हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं चाहिए? बिकॉज द इंटायर सर्फेस एरिया ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्योंकि ऑर्गेनिज्म का पूरा ही सर्फेस एरिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इन्वायरमेंट के, तो सिंपली ओनली थ्रू डिफ्यूजन ही हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, थ्रू डिफ्यूजन ही गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं, एंड थ्रू डिफ्यूजन ही वेस्ट रिमूव हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells। यहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है assertion reason टाइप का, राइट, कि मल्टी, फॉर एग्जाम्पल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। रीजन, बिकॉज डिफ्यूजन इज अलोन नॉट पॉसिबल, और डिफ्यूजन इज नॉट अलोन एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर। तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फेल हो जाता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है। दैट इज वाई it is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues। इसलिए नीड आई है ना ये चैप्टर की, ये पढ़ने की, कि हमारी बॉडी में अगर फूड ऑब्टेन करना है तो प्रॉपरली माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल है, गैसियस एक्सचेंज करना है तो नोज है, लंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हार्ट है, ब्लड है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करना है तो किडनीज है, राइट। तो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, इसलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं फॉर एवरीथिंग। वी हैव नाउ फ्यू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत इजी हैं। तो पहला क्वेश्चन ही यही है जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, बॉडी इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। तो क्योंकि बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है तो डिफ्यूजन नहीं हो सकता, इसलिए हमें स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग
तो अभी मैंने आपको बताया दैट क्राइटेरिया इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट भी हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग. व्हाट आर द आउटसाइड मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म. तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म प्लांट है या एनिमल है. अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करेगा. अभी इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करता है. और वहीं अगर वो हेट्रोट्रॉफ है, सो हेट्रोट्रॉफ्स आर यूजिंग दोज सब्सटेंसेस जो ऑटोट्रॉफ्स बना रहे हैं, है ना. तो उसमें और ऑर्गेनिक चीजें आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए जो ऑटोट्रॉफ्स ने बनाए, राइट. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. भाई ये तो हमारे चैप्टर का ही नाम है, लाइफ प्रोसेसेस. तो ऐसे कौन से प्रोसेसेस है जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट. सो नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. तो अब हम न्यूट्रिशन पे आ गए हैं बेसिकली, है ना. सो यहाँ पे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एनसीईआरटी जो बोलता है दैट सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल, है ना, वो सिंपल फूड मटेरियल यूज कर रहे हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज. और ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आपकी याद रखोगे कि प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज कर रहे हैं ये इनऑर्गेनिक होता है. तो छोटी सी बात है बहुत कि आप कहोगे मैम आप क्या बता रहे हो, बहुत ऑब्वियस बात है, बट वो आपको इसी बात में बोर्ड एजर्शन रीजन में घुमा देगा. वो ये लिख देगा सेंटेंस कि ऑर्गेनिक मटेरियल इज यूज्ड बाय सिंपल ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं यूज हो रहा, इनऑर्गेनिक यूज हो रहा है ना. और इनऑर्गेनिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ऑटोट्रॉफ्स. जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, दे यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक वन. तो वी हैव टू ब्रेक डाउन देम इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. सो इनऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बनता है, ठीक है. और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, है ना. जो प्लांट्स बनाते हैं वो ऑर्गेनिक फूड है. कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है. क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत कॉम्प्लेक्स है. ऑर्गेनिक इज समथिंग लाइक विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ऐसा है, कॉम्प्लेक्स है. उसको हमें ब्रेक डाउन करना है सिंपलर फॉर्म में, है ना, ताकि वो सिंपल फॉर्म हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके. हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. टू अचीव दिस वी यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. तो हमारी बॉडी में ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनका क्या काम होता है? टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. सो एजर्शन रीजन में अगेन ये स्टेटमेंट आ सकती है दैट बायो कैटलिस्ट आर यूज्ड टू ब्रेक, ध्यान से सुनना, बायो कैटलिस्ट आर यूज्ड टू ब्रेक इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक वन. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. वो इनऑर्गेनिक को नहीं ब्रेक कर रहा, वो ऑर्गेनिक को ब्रेक कर रहा है किसमें? सिंपलर फॉर्म में. डू यू गेट इट? So now next let's talk about autotrophic nutrition, right? So in autotrophic nutrition you already know about photosynthesis, है ना. photosynthesis में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll forms glucose that is C6H12O6 plus oxygen. तो ये photosynthesis का एक simple process है. पर यहाँ पे जो important बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या, कि the carbohydrates are not immediately used and stored in the form of starch which serves at internal energy reserve. बहुत important बात है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो लास्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, ये कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज नहीं हो सकते. प्लांट्स इनको एकदम से बनते ही यूज नहीं कर सकता. वो उसको एज अ एनर्जी रिजर्व स्टोर करके रखता है. और किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है. और वहीं एनसीईआरटी ने फिर ये लाइन भी लिखी है कि सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं कि प्लांट्स में जो हमारा इंटरनल एनर्जी रिजर्व है वो क्या है? स्टार्च. और एनिमल्स में जो हमारा इंटरनल एनर्जी रिजर्व है वो क्या है? ग्लाइकोजन. तो ये एक एमसीक्यू में पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी रिजर्व, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? प्लांट्स में एनर्जी
स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रही है, और एनिमल्स में एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही है। कोई ग्लूकोज लिख देता है, कोई कार्बोहाइड्रेट लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लांट्स में एनर्जी रिजर्व क्या है, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल्स में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। 3 स्टेप्स हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल का काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसपे एब्जॉर्ब होती है ये, तो ये काम होता है क्लोरोफिल का। आफ्टर दैट कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब हम लाइट एनर्जी तो डायरेक्टली यूज कर नहीं सकते, राइट? तो प्लांट्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी एटीपी में चेंज करता है ना। और यही एनर्जी यूज करी जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके ऑक्सीजन हमारी एज इट इज रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। और हाइड्रोजन क्योंकि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है ना। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो रिमेंबर दैट फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी C6H12O6 में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कौन रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है। अब बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स पे एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मल प्लांट से हटके होते हैं, इनका मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा अलग चल रहा होता है। अब डेजर्ट प्लांट्स के साथ क्या ट्रेजेडी होती है कि वो ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी वाले एयर में है, एयर कह रही हूँ, सो वो ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी वाले एरिया में है, ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है, तो वो ड्यूरिंग द डे टाइम दे कैन नॉट टेक CO2। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है एनसीईआरटी, दैट डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो डेजर्ट प्लांट्स कब ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एट नाइट। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, दिन में अगर वो अपना स्टोमेटा ओपन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेगा, बट इतनी गर्मी है, इतनी सनलाइट है कि उसका वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा, और वो बेचारा डेजर्ट प्लांट अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो। तो अपना वाटर कंजर्व करने के लिए वो दिन के टाइम पे अपना स्टोमेटा क्लोज रखता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है, रात को लेता है, और एक इंटरमीडिएट बना लेता है। रात को ही उसने एक इंटरमीडिएट बना लिया, उसको स्टोर करके रख लिया, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, तो दैट CO2 कैन बी यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा नहीं है कि डेजर्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट डेजर्ट प्लांट CO2 कैप्चर करते हैं ड्यूरिंग नाइट, वो एट नाइट CO2 कैप्चर करते हैं, और फिर ड्यूरिंग डे ऑलरेडी नाइट में कैप्चर करके जो CO2 का एक इंटरमीडिएट बनाया हुआ होता है, वो CO2 यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं, उन्हें अपना स्टोमेटा नहीं ओपन करना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेजर्ट प्लांट्स जो भी चीजें अलग अलग कर रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, वो MCQ या एजर्शन रीजन के फॉर्म में बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी गई है। अब हम एक्सचेंज की ही बात कर रहे हैं, प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ये आपको पता है। दे हैव टू टेक इन, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उन्हें CO2, दे नीड टू टेक इन CO2, रिलीज आउट ऑक्सीजन, है ना। और अगर उल्टा हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 दे रहे हैं, तो ये एक्सचेंज चलता रहता है। और ये एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो assertion reason के फॉर्म में आ सकता है, that exchange of gases only takes place through stomata present in the leaves। मैं आगे सेंटेंस बोल ही नहीं रही, मैं ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट बोलती हूँ। अगर assertion में पहली स्टेटमेंट आ जाए कि exchange of gases is taking place only in leaves, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ लीव्स में नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सरफेस ऑफ स्टेम और रूट्स में भी होता है ना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है वो गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? दीज गार्ड सेल्स स्वेल
व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। सिंपल सी बात है, बलून है, पानी भरते हो बलून में तो बलून फूल जाता है। ऐसे ही अगर गार्ड सेल में वाटर एंटर करेंगे तो गार्ड सेल फूल जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पोर ओपन हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. ये लास्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी था, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो क्या था, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। वाटर कंट्रोल कर रहा है, सारी चीज वाटर कंट्रोल कर रहा है। अगर गार्ड सेल में वाटर एंटर कर जाएगा, गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, यही वाटर रिलीज हो जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा एंड स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। देन वी हैव दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है एंड दिस एक्टिविटी इज फॉर टू प्रूव कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। ये एक्टिविटी हमें क्या प्रूव कर रही है, दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें बस मैं दो चीजें कवर करूंगी कि यहाँ पे हम वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, वाई, ये क्वेश्चन आता है MCQ में या गिव रीजन में। और यहाँ पे हमने इस बेल जार को सील किया है यूजिंग वैसलीन, अगेन वाई। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। सो द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज किया है वो किस लिए यूज किया है, टू एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नीचे से कहीं से हवा घुस जाए, तो हमने अपने सेटअप को एयर टाइट करने के लिए, सील करने के लिए वैसलीन यूज किया है। तो वैसलीन इज यूज टू सील द बॉटम ऑफ द जार सो दैट आवर apparatus is airtight. Next is heterotrophic nutrition. You very well know heterotrophs वो animals होते हैं which are dependent on plants for their food. अब heterotrophs भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, depending on the food they are consuming. तो ऐसे organisms which break down the food material outside the body, बाहर ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड इसमें यूजुअली हमारे फंजाई आ जाते हैं, लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। अगेन अ वेरी गुड MCQ, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी। तो आप याद रखना कि फूड मटीरियल आउटसाइड द बॉडी कौन कौन ब्रेक कर रहा है, जितने भी फंजाई, यीस्ट एंड मशरूम है। देन दूसरे टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं विच टेक इन होल मटीरियल एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। देखो दो ही रास्ते हैं, या तो बाहर खाना ब्रेक कर दो, कॉम्प्लेक्स है ना फूड, बाहर ब्रेक डाउन कर दो फिर एब्जॉर्ब करो, ठीक है, या फिर आप उसको अंदर इनटेक कर लो एंड देन यू ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब जब हम इनसाइड द बॉडी ब्रेक करते हैं, इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमंस, क्योंकि हमारा सब कुछ इंटरनल डाइजेशन हो रहा है ना। और एक मैकेनिज्म होता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह रहे हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कस्क्यूटा, अमरबेल। तो कस्क्यूटा जो होता है वो किसी और प्लांट के स्टेम के अराउंड रैप अप होता है। टिक्स, लाइस, लाइस मतलब जू, तो जो लाइस होती है, जो जुएं होती है, वो हमारे सर के स्कैल्प पे होती है, दे सक ब्लड, तो वो हमारे सर पे, आर हेड और आर स्कैल्प इज होम टू देम, होस्ट बॉडी हो गए हम। तो ऐसे एनिमल्स, लीचेस, लीचेस स्टिक टू द स्किन एंड सक ब्लड। अगेन ये कैसे आता है क्वेश्चन, ये MCQ फॉर्म में आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासिटिक हैं। तो NCERT के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म, दीज आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, क्योंकि हम एज अ होल फूड खा रहे हैं। सो इफ द फूड इज टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एलिमेंट्री केनाल, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जब आपको कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना है तो हमें हेल्प चाहिए बायो कैटलिस्ट की। किसकी हेल्प चाहिए हमें, बायो कैटलिस्ट की। और ये बायो कैटलिस्ट ही हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सो जो ये बायो कैटलिस्ट हैं, दीज आर नथिंग बट, अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन है, टू ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। सो बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये तो खैर
आपका एक हिडन लाइन नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हम ऑब्वियस भी पढ़ लेते हैं कि हमें पता होता है, लेकिन एनसीईआरटी की कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो मिस आउट हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि हम वो लाइंस मिस आउट ना करें। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें? सिंपल शुगर में। The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push. अब खाना नीचे कैसे जाएगा in the body? तो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस आर देयर, और इन मूवमेंट्स को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बट हाँ, एमसीक्यू में इन मूवमेंट्स का नाम पूछा जा सकता है। ये कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? पेरिस्टाल्टिक। क्या ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस में होती है, फूड पाइप में होती है? नहीं, ये अलोंग द गट होती है। ऐसी बात नहीं है, स्टमक भी कॉन्स्टेंटली ग्राइंड एंड मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली फूड को चर्न कर रहा है। तो थ्रू आउट द गट, थ्रू आउट द एलिमेंट्री केनाल ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। हाँ, ईसोफेगस क्योंकि बहुत पतली और लंबी है तो वहां विजिबल होती हैं इजिली। द डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगेन ये नाम आपको पता होना चाहिए कि स्टमक की वॉल में, जो हमारा स्टमक है, तो ये स्टमक की जो वॉल होती है, यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, है ना। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीजें रिलीज करते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, राइट। HCl का काम क्या होता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है। HCl का काम है, क्योंकि जो पेप्सिन है वो बहुत जिद्दी है। पेप्सिन, एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर कि पेप्सिन क्या कर रहा है? पेप्सिन ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन्स में। तो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, याद रहेगा। लेकिन पेप्सिन कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब एसिडिक मीडियम होगा। सो HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। और एक और फंक्शन परफॉर्म करता है HCl, वो क्या करता है? टू किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड। तो अगर खाने में कुछ एक्स्ट्रा माइक्रोब्स चले गए हैं, कुछ बैक्टीरिया चला गया, कुछ चला गया, तो उसको किल करने में भी हेल्प करता है। और क्योंकि HCl का pH बहुत लो होता है, इट इज नियरली अराउंड 1, तो वो हमारी स्टमक की वॉल को भी हार्म कर सकता है। तो इसीलिए ही गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस भी रिलीज करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड से बचाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट हैं स्टमक में, जो 3 चीजें रिलीज कर रहे हैं: HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। इनका अपना अलग अलग फंक्शन है, राइट। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which release it in small amount. देखो, मैं यहाँ पे पूरा टॉपिक नहीं समझा रही हूँ, मैं डाइजेशन नहीं समझा रही हूँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की वो इंपॉर्टेंट लाइंस पिक करी हैं जो कई बार मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हो गया है, पेप्सिन के बाद ट्रिप्सिन ने भी एक्ट कर दिया, बाइल जूस ने अपना काम कर दिया, लाइपेज ने अपना काम कर दिया, तो फाइनली हमारा जो फूड स्टमक से एग्जिट हो रहा है, अच्छा यहाँ हम फाइनल नहीं, सॉरी, हम अभी सिर्फ स्टमक की बात कर रहे हैं। जब हमारा फूड स्टमक से एग्जिट हो रहा है तो एक स्फिंक्टर मसल उसे कंट्रोल करती है। तो अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्फिंक्टर मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये स्फिंक्टर मसल हमारी प्रेजेंट हुई स्टमक और किसके बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो ये स्फिंक्टर मसल एग्जिट ऑफ फूड कंट्रोल कर रही है। कहाँ प्रेजेंट है स्फिंक्टर मसल? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। और लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, ठीक है। हर्बीवोर्स, क्योंकि उन्हें ग्रासेस खानी है, सेल्यूलोज खाना है, दे नीड अ लॉट ऑफ एरिया फॉर सेल्यूलोज को, ज्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, तो दैट इज वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग। तो आप ये याद रखेंगे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, so carnivores have shorter small intestine, right? अब ये जो small intestine है, also it is the site for complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. अगेन अ वेरी गुड MCQ, पर बहुत सिंपल है। मैं कहूंगी कि इतना सिंपल MCQ तो नहीं आएगा, पर कंप्लीट डाइजेशन मतलब डाइजेशन खत्म हो गई, अब इसके आगे कुछ कोई फूड का कोई कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हब है सारा, ये सारी सिक्रीशंस रिसीव कर रहा है। कहाँ कहाँ से? ये लिवर एंड पैनक्रियास से सिक्रीशन रिसीव कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से मैंने क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जगह से सिक्रीशन जा रही है। कौन सी 2 जगह से सिक्रीशन जा रही है? लिवर एंड पैनक्रियास, ओके।
द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक इन नेचर, HCl ने उसको एसिडिक करा था, लेकिन अब क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बेसिक मीडियम में काम करते हैं, तो बाइल जूस जो कि लिवर से आ रहा है, बाइल जूस का क्या काम है, सी बी फॉर बाइल जूस एंड बी फॉर बेसिक, तो बाइल जूस क्या करता है, वो मीडियम को बेसिक कर देता है, और ऑल्सो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या है, इंटेस्टाइन में फैट बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एंजाइम्स कहते हैं कि भाई हमारे बस की तो नहीं है इनको ब्रेक डाउन करना, तो बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, फैट्स को, जो हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और इन फैट्स के ऊपर फिर लाइपेज काम करता है। वो कहाँ से आता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या दो चीजें हैं, पैनक्रियाटिक जूस में है ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर डाइजेस्टिंग इमल्सिफाइड फैट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज दो ही एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, कौन सा, एक लाइपेज एंड दूसरा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा साउंड कर रहा है, तो याद रखना ये अगेन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में, जो हमारे प्रोटीन्स रह गए हैं उनको और ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। और लाइपेज किस पे काम कर रहा है, लाइपेज काम कर रहा है इमल्सिफाइड फैट्स पे, इमल्सिफाइड फैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपल फॉर्म में। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन को लगता है कि मुझे कुछ अपने जूसेस की भी को भी रिलीज करना पड़ेगा फाइनल, क्योंकि फाइनल डाइजेशन करनी है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपने जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, उसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स, सी आपको रेफरेंस बुक में बहुत सारे एंजाइम्स के नेम मिलेंगे, लाइक फाइनली आपको लाइपेसेस मिलेगा, पेप्टाइडेसेस एंड ऑल, वो सब नहीं याद करने, जो एंजाइम के नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखे वो आपको नहीं याद रखने, बट आपको ये याद रखना है कि ट्रिप्सिन और लाइपेज के बाद फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के कुछ एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, जो फाइनली प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ओके, तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये सारा डाइजेस्टेड फूड विल बी टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करना है तो कुछ तो खासियत चाहिए, सी एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है बहुत सारा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की एक ही ट्रिक होती है, दैट इज विलाय। तो जब उस सरफेस एरिया में बहुत सारे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाय, ये विलाय क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और हर विलाय के ऊपर क्या होता है, ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। सो विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जो एब्जॉर्ब फूड को पहुंचा देती है टू ईच एंड एवरी सेल, वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर। अगेन बहुत अच्छा एजर्शन रीजन बन सकता है हमारा कि जो विलय है वो सिर्फ, इनफैक्ट नॉट इवन एजर्शन रीजन, ये 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि विलय का क्या फंक्शन है, तो विलय सिर्फ सरफेस एरिया नहीं बढ़ा रहा, सरफेस एरिया बढ़ाने के अलावा जो एब्जॉर्ब फूड है, क्योंकि इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, वो उस एब्जॉर्ब फूड को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जहां पर वो एब्जॉर्ब फूड यूज हो सकता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड इवन रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यूज। और जितना भी हमारा अनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, जहां पे और विलय प्रेजेंट है विच एब्जॉर्ब्स वाटर। तो आपको ये याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं हो रही, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड आउट, जिसको कंट्रोल कर रहा है एनल स्फिंक्टर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो हमारे पास स्फिंक्टर मसल जो है, स्फिंक्टर एक रिंग की तरह होता है, स्फिंक्टर 2 जगह प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है स्टमक की एग्जिट पे, आपको याद रखना है स्टमक एग्जिट पे प्रेजेंट है एक स्फिंक्टर, और एक स्फिंक्टर हमारा एनल स्फिंक्टर है जो एनस की एग्जिट पे प्रेजेंट है, विच इज कंट्रोलिंग द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम एनस, ये कंट्रोल कर रहा है एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। तो ये दोनों स्फिंक्टर की लोकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ये एनसीईआरटी की हमने, अगर आपने इतने ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं तो कोई भी ऐसा हिडन लाइन नहीं है जो यहाँ पर मिस हुआ है।
वी हैव वेरी सिंपल एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं सारे डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी. डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज वेरी सिंपल, हम स्किप कर देते हैं. सेकंड इज वेयर डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल. बहुत इजी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एनवायरमेंट से, कैसे? स्टोमाटा के थ्रू. वाटर मिल रहा है सॉइल, किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू. सनलाइट कहाँ से मिल रही है? अगेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम सन, through stomata, through chlorophyll, and chlorophyll is already present in the green parts. Then we have role of acid in our stomach. ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर 2022-23 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें रोल ऑफ HCl एक क्वेश्चन आया था. तो दोनों रोल्स आपको पता होना चाहिए. पहला प्रोटीन कि डाइजेशन में हेल्प करता है, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम देता है. सेकंड माइक्रोब्स किल करता है. फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. ये बायो कैटलिस्ट है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. क्यों? सो दैट दे कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द intestine. How is small intestine designed to absorb digested food? See a very good 2 marker question, अभी मैंने डिस्कस किया है. विलाय होता है जो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, और हर विलाय के ऊपर ब्लड वेसल का एक नेटवर्क होता है जो उस एब्जॉर्ब फूड को पहुंचाती है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जहां पर वो यूज किया जा सकता है फॉर डिफरेंट functions. So I hope this part of NCERT is clear. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से NCERT के रेस्पिरेशन पॉइंट्स को कवर करेंगे.